कहानियों की अनोखी दुनिया। लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और ऐसे ही दिलचस्प अनोखी कहानियाँ देखते रहें। मजेदार सी कहानियाँ आपके लिए। बिहार के छपरा जिले में एक बहुत ही प्यारा गांव हुआ करता था। उस गांव में मनोहर का एक साधारण सा परिवार था। मनोहर के दो बेटे थे, अरुण और विजय। बड़े बेटे अरुण की शादी महिमा के साथ हो चुकी थी। महिमा बहुत ही संस्कारी लड़की थी। एक रोज सुबह सुबह महिमा के सास ससुर जैसे ही नहा धोकर बाहर हॉल में आए, वैसे ही माँ पिताजी, ये रही आपकी चाय। बहू, जब से तू इस घर पे आई है तब से हम दोनों देख रहे हैं कि जैसे ही हम दोनों लोग तैयार होकर बाहर आते हैं तेरी चाय बिल्कुल तैयार मिलती है। आज तक 1 मिनट भी देर नहीं हुई। मेरी अब आदत हो गई है, रोज इसी टाइम पर मैं चाय बनाती हूँ और आप लोग तैयार भी इसी टाइम पर हो जाते, तो इसमें मेरी कोई महानता नहीं है। लेकिन बहू, अब इतना लंबा घूंघट डालने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ थोड़ा सा चेहरा ढका रहे, इतना काफी है। लेकिन तू तो गले तक घूंघट डाल कर रखती है। सासू माँ, मेरी माँ ने शादी के पहले ही सिखा दिया था कि हमेशा अपने ससुराल में घूंघट डाल कर ही रखना। ये हमारे संस्कार होते हैं। हमारी तो किस्मत ही खुल गई तेरे जैसी संस्कारी बहू पाकर। अब बस जल्दी से विजय की भी शादी तेरी जैसी एक संस्कारी लड़की के साथ हो जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजी। महिमा ने दरवाजा खोला तो उसका देवर विजय एक मॉडर्न लड़की के साथ शादी करके आया था। दोनों के गले में वरमाला थी और विजय की पत्नी ज्योति ने बहुत ही मॉडर्न ड्रेस पहन रखी थी। सारे लोग देखकर हैरान हो गए। विजय, तू तो शादी करके आ गया। माँ, हुआ ऐसा कि ज्योति के पापा की तबीयत अचानक से खराब हो गई। मैं उन्हें देखने अस्पताल गया, लेकिन वो अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में रखकर इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अब इसका मेरे अलावा कोई नहीं है। बेटा, वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे तो हमें पहले ही बता दिया होता। हम पहले ही तुम दोनों की शादी कर देते। बेचारी पूरे कपड़े भी नहीं पहन पाई और तूने इससे शादी कर ली। अरे नहीं ससुर जी, मैंने तो पूरे कपड़े पहने हैं। ये तेरे पूरे कपड़े हैं तो तू रात में सोते समय क्या पहनती होगी? मुझे तो यही सोचकर हंसी आ रही है। माँ, सारी बातें यहीं पर कर लोगी या फिर अपनी नई बहू का स्वागत भी करोगी? आप दोनों थोड़ी देर यहीं पर खड़े रहो, मैं अच्छे तरीके से अपनी नई देवरानी का स्वागत करूंगी। महिमा को बहुत अच्छे संस्कार मिले थे। जिस तरह से नई दुल्हन का स्वागत किया जाता है, वैसे ही महिमा ने अपनी देवरानी ज्योति का स्वागत किया। देवरानी जी, इस थाली में पैर रखो और फिर हमारे घर के अंदर प्रवेश करो, जिससे तुम्हारे कदमों के निशान इस घर में बन जाएंगे। तभी वहाँ पर अरुण आ गया। विजय, मुझे माफ करना। तूने मुझे मंदिर बुलाया था पर मैं आ नहीं सका। मैं इम्पोर्टेंट मीटिंग में था। ये छोटी बच्ची कौन है? अरे जेठ जी, कैसी बातें करते हो आप? मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं ही विजय की बीवी हूँ। मुझसे ही तो शादी की है इन्होंने। अरुण उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगा। तुम और बीवी? अभी ठीक तरीके से बड़ी तो हो जाती कम से कम। पिताजी, इससे बड़े कपड़े तो मैंने अपनी 2 साल की भांजी को गिफ्ट किए थे। आपको याद है कि नहीं? अब बेटा, तू हमारी नई बहू का मजाक मत उड़ा। धीरे धीरे हमारे साथ रहेगी तो ढल जाएगी। चलो, अब गृह प्रवेश तो हो गया, तुम दोनों अंदर आ जाओ। खैर, ज्योति और विजय घर के अंदर आ गए। छोटी बहू, हम तेरी शादी तो अटेंड नहीं कर पाए, लेकिन कम से कम उसके बाद की तो सारी रस्में हम निभा लेते हैं। आज तेरी पहली रसोई है। माँ जी, मुझे मैगी बनाना आता है, कहो तो बना दूं। मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ 2 ही चीजें बनानी सीखी है, मैगी और चाय। कोई बात नहीं देवरानी जी, मैं सिखा दूंगी आपको। ये छोटी बहू कुछ ज्यादा ही मॉडर्न नहीं है। अभी नई है इसलिए मैं कुछ कह नहीं रही हूँ, वरना अभी तक तो मैं इसे 2-4 थप्पड़ मार चुकी होती। ठीक है छोटी बहू, तुझे मैगी बनानी आती है तो मैगी ही बना दे। कम से कम रसोई घर में तेरी शुरुआत तो हो जाएगी। अब तू जल्दी से कपड़े बदल ले, इन कपड़ों में खाना बनाते हुए अच्छी नहीं लगेगी। ज्योति कपड़े बदलने गई, लेकिन इस बार वो पहले से भी छोटे कपड़े पहन कर आ गई। बिल्कुल मॉडर्न हीरोइन लगने लगी और किचन में जाकर मैगी बनाने लगी। खैर, थोड़ी देर बाद ज्योति सबके लिए मैगी और चाय बनाकर लाई और सबके साथ में बैठकर खाने भी लगी। मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है, जल्दी से कुछ खा लेती हूँ। अरे, आप लोग मुझे घूर क्यों रहे हैं? आप लोग भी खाना शुरू करो। ससुर जी, खाइए खाइए और बताइए कैसा बना है। भाभी, आप घूंघट डालकर क्यों खड़ी हो? आप भी बैठो, खाओ सबके साथ। अरे नहीं देवरानी जी, जब तक सब लोग खा नहीं लेते मैं कैसे खा सकती हूँ? मुंह से, और कैसे? खैर, ज्योति अपने परिवार के साथ बैठकर ही मैगी खाने लगी। उसकी सास ने कुछ बोला नहीं,
लेकिन गुस्सा होकर अपने कमरे में चली गई। उसके ससुर जी भी अपनी मैगी की प्लेट उठाकर अपने कमरे में चले गए। अरुण और विजय एक दूसरे को देखने लगे पर कुछ बोले नहीं। ऐसे दिन बीतते गए लेकिन ज्योति किसी की भी बात नहीं मानती थी। एक तरफ तो महिमा एक संस्कारी बहू थी, दूसरी तरफ ज्योति बिल्कुल मॉडर्न ख्यालात की। अपने मनपसंद कपड़े पहनती, अपने मनपसंद का ही खाना खाती, जब मन होता तब सोकर उठती, सब अपने हिसाब से ही करती थी। ज्योति, तेरा पति तैयार होकर काम पर चला गया है और तू अभी तक सो रही है। छठ पूजा आने वाली है, उसकी कोई तैयारी तो कर ले। ओह, अरे सासू माँ, क्यों सुबह सुबह मेरा मूड खराब कर रही हो? इतना अच्छा सपना देख रही थी, आपने सपना भी तोड़ दिया। बहू, तू मॉडर्न बहू के नाम पर बदतमीजी करने लगी है। अपनी सास से इस तरह बात करते हैं? मैं तुझे जगा रही हूँ और तू बोल रही है कि मैं तेरा मूड खराब कर रही हूँ। अरे नहीं सासू माँ, मेरा वो मतलब नहीं था, मैंने तो नींद में बोल दिया होगा। ठीक है, मैं उठ जाती हूँ। बताइए मुझे छठ पूजा के लिए क्या क्या तैयारी करनी है? तू पहले नहा धो ले, उसके बाद अपनी भाभी से पूछ लेना। महिमा तुझे सब कुछ समझा देगी। और हाँ, कम से कम अब त्योहार आने वाला है तो अब तो ढंग के कपड़े पहनना शुरू कर दे। ज्योति जल्दी से उठकर तैयार हो गई और तैयार होने के बाद उसने महिमा को बुलाया। भाभी, आप सुबह से लेकर रात तक इतना बड़ा घूंघट डालकर क्यों रखती हो? आपको घबराहट नहीं होती? मैं अगर इतना बड़ा घूंघट डाल लूं तो मैं तो सांस ही नहीं ले पाऊंगी। ज्योति, तुझे पता है सासू माँ ससुर जी सब तुझसे नाराज रहते। विजय ने तुझे पसंद किया है, बस इसी वजह से वो तुझे कुछ नहीं कहते। पर गांव वालों के ताने ना सासू माँ को सुनने पड़ते हैं। वो लोग तुझे बेशर्म समझते हैं। भाभी, माँ बाप के गुजर जाने के बाद मैं अंदर से पूरी तरह से टूट चुकी थी, लेकिन फिर भी मैं ऊपर ऊपर हंसती रहती हूँ। जो मेरा मन पहनने का करता है, मेरा जो मन खाने का करता है, मैं वही करती हूँ ताकि मैं खुद को खुश रख पाऊँ। अगर मैं भी आपकी तरह दिन भर घूंघट डालकर रखूंगी तो अंदर ही अंदर घुटन के मारे मर जाऊंगी मैं। एक बार अगर गांव वाले ना मेरे सामने ताने मारकर दिखाएं, फिर बताती हूँ मैं उन्हें। ऐसे ही दिन बीतते गए। छठ पूजा वाला दिन आ गया। गांव में चारों तरफ चहल पहल थी। सभी लोग सूप और गन्ने खरीद रहे थे। बड़ी बहू, तू जरा मेरे साथ बाजार चल, आज छठ पूजा है, कुछ सामान ले आते हैं चलकर। सासू माँ, मैं भी चलूं आपके साथ? नहीं नहीं, तू रहने दे, तू यहीं आराम कर, मैं और बड़ी बहू ले आएंगे। ज्योति को समझ आ गया कि उसकी सास उसे बाजार क्यों नहीं ले जा रही है, पर उसने कुछ नहीं कहा। वो टीवी देखने लगी। महिमा अपनी सास के साथ बाजार चली गई। तभी आसपास ही गांव की कुछ औरतें भी वहां पर खड़ी थी। वो ममता और उसकी सास को ताने मारने लगी। देख रही हो इस घर की नौटंकी? बड़ी बहू इतनी संस्कारी है और छोटी बहू मॉडर्न के नाम पर बिल्कुल बेशर्म हो गई है। मुझे तो लगता है सबसे बड़ी बेशर्म उसकी सास ही है, अपनी छोटी बहू को कुछ समझाती नहीं। कौशल्या, तू अपनी बहू बेटों पर ध्यान दे, मेरे परिवार पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मेरा मुंह तो बंद करा देगी, लेकिन गांव में किसका किसका मुंह बंद कराती फिरेगी तू? तेरी छोटी बहू छट्टे छट्टे कपड़े पहनकर जब छत पर आती है ना, तो गांव के सारे लड़के उससे ही देखते रहते हैं। सारे गांव में बदनामी हो रखी है सिर्फ तेरी बहू की वजह से। पहले लोग हमारे गांव को संस्कारी गांव समझते थे, पर तेरी छोटी बहू की वजह से बेशर्म गांव के नाम से जाना जाता है हमारा गांव। माँ जी, आप उन पर ध्यान मत दीजिए, आज त्योहार का दिन है, किसी से बहस नहीं करनी चाहिए। महिमा अपनी सास के साथ पूजा का सारा सामान लेकर घर आ गई। रात में छठ पूजा थी। गांव के सभी लोग नदी के किनारे इकट्ठा हुए पूजा करने के लिए। वहां पर ज्योति भी थी। उसने एक छोटा सा ब्लाउज और छोटा सा घाघरा पहन रखा था। तभी कौशल्या का नाती नदी में गिर गया। बचाओ, वो डूब रहा था पर सब तमाशा देख रहे थे। अरे कोई तो मेरे नाती को बचाओ। ज्योति से देखा नहीं गया और वो तुरंत नदी में कूद गई। कौशल्या के नाती को बचा लिया। बहू, मुझे माफ कर देना, हमने तुझे कितना गलत समझा और तूने मेरे नाती की जान बचा ली। किसी आदमी की हिम्मत नहीं हुई, पर तूने बिना अपनी जान की परवाह किए उसे बचा लिया। हमें माफ कर देना, हम तुझे गलत समझते थे। आप लोग किसी के रहन सहन या पहनावे को देखकर जज करना बंद कर दो, क्योंकि आतंकवादियों का भी पूरा बदन ढका रहता है। इसका मतलब ये तो नहीं कि आतंकवादी सबसे संस्कारी होते हैं। अगर मेरे घूंघट डालने से ही मेरे परिवार की आप लोग इज्जत करोगे तो आज से मैं भी घूंघट पे रहूंगी। नहीं बहू, तुझे जो पहनना है पहन। हमें पता है कि तू संस्कारी है। संस्कार दिल में होते हैं, कपड़ों में नहीं। उस दिन के बाद सभी गांव वाले ज्योति की भी महिमा की तरह इज्जत करने लगे। अब ज्योति को इतना प्यार मिलने लगा कि वो अपने माता पिता का गम भूल गई। क्यों इतनी देर क्यों लगा दी आने में? सारा काम पड़ा है और तू अब आ रही है? तुझे पता है ना कल से छठ पूजा शुरू है, मेरा व्रत है। मालकिन, वो बच्चों को स्कूल छोड़ने चली गई थी। आज उनके पापा की तबीयत ठीक नहीं है,
ये अच्छा बहाना है, रोज तू कोई ना कोई बहाना बना लेती है देर से आने का। जाकर पहले बर्तन कर ले, और सुन, शाम को मशीन लगा लियो, कपड़े पड़े हैं धोने को। मालकिन, कल मेरा भी छठ पूजा व्रत है, मैं शाम को जल्दी आकर काम कर जाऊं? ठीक है कर जाइयो, अब जाकर काम कर, खड़ी क्यों है, अब क्या हुआ? मालकिन, वो छठ पूजा के लिए सामान खरीदना था, कुछ रुपए एडवांस चाहिए थे। शाम को कपड़े धोने आएगी, फिर बात करूंगी, अभी मैं काम कर रही हूँ, अभी जा। शोभा काम निपटा कर घर आ जाती है। शोभा, ये 200 रुपए रख ले, मैंने मालिक से उधार मांगे थे, कल तेरी पूजा के काम आ जाएंगे। मैंने मालकिन से भी पैसे मांगे हैं, शाम को वो मुझे एडवांस थोड़े से रुपए दे देंगी। मम्मी, तुम्हारा छठ पूजा का व्रत है तो तुम खीर पूरी और सब्जी बनाओगी ना? हाँ शालू बिटिया, मैं तुम सबके लिए प्रसाद बनाऊंगी। शोभा शाम के समय कपड़े धोने के लिए जाती है। ढेरों कपड़े धोने के बाद शोभा अपनी मालकिन से कुछ रुपए मांगती है। उस समय मालकिन अपनी छठ पूजा के लिए सामान मंगा कर रख रही थी। रामदीन, ये पूजा का सारा सामान रसोई में रख दे, फल मेवा, बांस की टोकरी और भी सारा सामान जो भी छठ पूजा का है, बिल्कुल तरीके से रसोई में रखना। सुषमा, और कुछ मंगाना है तो बता दो, मैं बाजार जा रहा हूँ, लेता आऊंगा। मालकिन, वो कपड़े धुल गए थे, वो सुबह मैंने आपसे कहा था कुछ रुपए एडवांस के दे देती, मुझे पूजा के लिए सामान लेना है। अभी रुक जा, देख नहीं रही है काम कर रही हूँ, थोड़ी देर इंतजार कर। शोभा पैसे लेने के इंतजार में खड़ी रहती है और उसकी मालकिन छठ पूजा के सामान की लिस्ट बनाती रहती है। शोभा को खड़े खड़े 1 घंटा बीत जाता है। इतनी देर में मालकिन का पति भी सामान लेकर घर आ जाता है। अच्छा हुआ तुम बाकी का सामान ले आए, पता नहीं कल से व्रत शुरू है, अब शुरू करूंगी तो सुबह तक तैयारी कर पाऊंगी। मालकिन, रात होने वाली है, मुझे बाजार भी निकलना है, बाजार में भीड़ हो जाएगी, आप मुझे वो पैसे दे देती। पैसे तो मैं दे देती, पर हमारा इतना खर्चा हो गया है, अब तू ही बता, तू ऐसे एडवांस रुपए मांगती रहेगी तो हम तो तर गए, मैं एडवांस नहीं दे सकती। देख, पहले ही हमारा छठ पूजा के लिए इतना खर्चा हो गया है, अब मैं तेरे मालिक से अगर कहूंगी कि तू एडवांस रुपए मांग रही है तो वो मना कर देंगे, इसलिए मैं नहीं दे सकती। मालकिन, पर आप तो कह रही थी शाम को आप दे दोगी, मेरा व्रत है। मालकिन, मुझे बहुत जरूरत है पैसों की, आजकल सूप दौरा सब कुछ, बांस की टोकरी बहुत महंगा आता है, कम से कम 2000 से 3000 रुपए का सामान आएगा। मालकिन, नहीं, तू चाहे मुझे सही समझ या गलत समझ, मैं अभी नहीं दे सकती, अभी तेरे मालिक कमरे में सो गए हैं, अभी तू जा, मेरा दिमाग मत खा। शोभा की मालकिन ने उसका अच्छा फायदा उठाया था। एक गरीब की छठ पूजा एक अमीर के लिए कोई मायने नहीं रखती थी, ये उसकी मालकिन ने साबित कर दिया था। शोभा घर जाकर खूब रोती है, हे छठ मैया, मैं भी आपका व्रत रखना चाहती हूँ, पर सामान के लिए पैसे नहीं है, मैं क्या करूँ, घर में पूरी पकवान कैसे बनाऊंगी मैया। शोभा के पास जो थोड़ा बहुत सामान था वो उसी से ही अगले दिन व्रत को प्रारंभ करती है और घाट पर पूजा करने जाती है। उसी घाट पर शोभा की मालकिन भी पूजा करने के लिए आई हुई थी। वो ढेरों पूरी पकवान से छठ मैया की पूजा करने के लिए पानी में जा रही थी। अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो बहुत तेज पानी के बहाव में गिरती है। ओरी मोरी मैया, मैं गई, मेरा पैर गया, सुनो जी, मेरा पैर उठ नहीं रहा, लगता है मेरे पैर की हड्डी टूट गई है। अरे ये क्या हो गया, रुको, मैं किसी से मदद लेकर तुम्हें किनारे तक ले चलता हूँ। तभी शोभा की नजर अपनी मालकिन पर जाती है। क्या हुआ मालिक, मालकिन के पैर में क्या हुआ है? पूजा करने के लिए पानी में जा रही थी, चिकनी मिट्टी पर पैर फिसल गया, लगता है पैर की हड्डी टूट गई है, मुझे इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। सुनो जी, जरा इधर आओ, हमें इनके साथ चलना चाहिए। रुकिए मालिक, हम आपकी मदद करते हैं। शोभा अपने पति के साथ उनकी मदद करती है। वो लोग सुषमा को लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं। घबराने की कोई बात नहीं है, एड़ी में फ्रैक्चर नहीं है, हल्का मांस फटा है, कुछ दिनों में आराम आ जाएगा। अब मैं घाट पर कैसे जाऊंगी, मेरा तो छठ पूजा का व्रत है। मालकिन, आप चिंता मत करो, सब हो जाएगा। शोभा ने खुद भी छठ पूजा का व्रत करा हुआ था, फिर भी वो अपनी मालकिन की पूरी देखभाल कर रही थी। उसने अपने घर के साथ साथ मालकिन के घर को भी संभाल लिया। उनके दोनों बच्चों को समय पर खाना बना कर देना, मालिक को भी समय पर चाय नाश्ता देना, सब कुछ शोभा ही कर रही थी। मालिक, मालकिन को व्हीलचेयर पर घाट के पास बैठा देंगे आप, मालकिन की जगह घाट पर पूजा कर लेना, मैं आपको पूजा की विधि बताती जाऊंगी। ठीक है शोभा, मैं सुषमा का हाथ लगवा कर पूजा कर लूंगा। अगले 2 दिन तक शोभा सुषमा और मालिक के साथ गाड़ी में घाट पर जाती और मालकिन व्हीलचेयर पर बैठकर सारी पूजा पाठ को देखती थी। मालकिन, आराम से, आप मेरा हाथ पकड़ लो, आपको चलने में परेशानी नहीं होगी। शुक्र है छठी मैया का, आपके पैर की हड्डी में कुछ नहीं हुआ। देखना, छठ मैया के आशीर्वाद से आप 2-3 दिन में ही ठीक हो जाओगे। मैंने शोभा के साथ कितना गलत किया, पर आज वो मेरी इतनी सेवा कर रही है। छठ मैया मुझे क्षमा करना, मैंने एक गरीब का दिल दुखाया है।
सुषमा को याद आता है कि किस तरह जब शोभा छठ पूजा के लिए उससे रुपए मांग रही थी तो उसने बर्ताव किया था। सुषमा छठ मैया से माफी मांगती है और छठ मैया के आशीर्वाद से 1-2 दिन में ही सुषमा का पैर बिल्कुल ठीक हो जाता है। शोभा, छठ मैया का व्रत इतने अच्छे से पूर्ण हो गया। तुमने मेरी बहुत सेवा की। ये कुछ उपहार मेरी तरफ से तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए है। इसे मेरी तरफ से छठ पूजा का प्रसाद समझ कर रख लो। शुक्रिया मालकिन, अपना ध्यान रखना और किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे फोन कर देना। सुषमा, ये तुमने बहुत अच्छा किया कि शोभा को उपहार के साथ साथ लिफाफे में नगद रुपए भी रख दिए। उसके काम आएंगे। आपको पता है मैं कितनी बड़ी गलती कर रही थी। इंसान चाहे अमीर हो या गरीब, भगवान की नजरों में तो एक समान है। छठ मैया के व्रत और पूजन को मैंने सिर्फ अपने लिए ही महत्व दिया। मैंने उस बेचारी गरीब की परेशानी नहीं देखी। पर अब से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। मैंने अपने आप से वादा किया है। शोभा घर जाकर देखती है उसकी मालकिन ने उसे छठ पूजा के लिए उपहार में 5100 रुपए का लिफाफा दिया था। शायद शोभा को उस समय इन रुपयों की बहुत जरूरत थी, इसलिए वे रुपए देखकर शोभा के चेहरे पर अजीब सी शांति आ जाती है और वो इन सब के लिए छठ मैया को धन्यवाद करती है।